ओके बच्चों, है जी बफर सॉल्यूशन का the solution which resists the change in pH the solution which resists the change in pH when small amount of acid or alkali is added. एक ऐसा सॉल्यूशन बच्चों जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है उसे आप बफर सॉल्यूशन कहते हैं. okay? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्टिंग चेंज इन पीएच करता है आप उसे कहते हैं इट्स अ बफर सॉल्यूशन. कब? जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एल्कली ऐड किया जाए. मिसाल के तौर पे ये एक सॉल्यूशन एक्स है मेरे पास. ये अब इस सॉल्यूशन एक्स में अगर मैं बफर डाल दूं तो वो क्या करेगा, वो इस पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा. कब? अगर इसमें HCl गिर गया या इसमें NaOH गिर गया, तब वो उस आने वाले इन अदर वर्ड्स H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को वो करेगा, रेजिस्ट करेगा. राइट? तो ये है बफर का रोल. The solution which resists the change in pH when small amount of acid or alkali is added, आप कहते हैं वो रेजिस्ट करता है. कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं बफर की. एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है अल्कलाइन बफर. एसिडिक बफर क्या होता है पहले हम ये देखते हैं. हम कहते हैं ये बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt with strong alcohol. ये मिक्सचर है किसका? वीक एसिड का और इसके सॉल्ट का विद स्ट्रॉन्ग एल्कली. मिसाल के तौर पे क्या मतलब है? जैसे एक वीक एसिड है HCOOH, राइट, एंड इसका सॉल्ट क्या है? HCOONA. तो इन दोनों का जो मिक्सचर है इसे आप कहते हैं, ये जो मिक्सचर है दिस इज कॉल्ड बफर. समझ आएगी बात? कोई भी वीक एसिड जैसे CH3COOH एक वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट CH3COON, इसे आप वीक एसिड कहते हैं. कहते हैं अच्छा एसिडिक बफर को मेक कैसे करते हैं? मेकिंग ऑफ बफर. आप कहते हैं ये मिक्सचर है तो 2 चीजों का मिक्सचर है ना. कौन कौन सी 2 चीजों का? वीक एसिड और उसका सॉल्ट. तो बनता कैसे? आप कहते हैं जी आप एक वीक एसिड लेते हैं और उसको डायरेक्ट सॉल्ट से नहीं मिक्स करते, उसको एक स्ट्रॉन्ग एल्कली से मिक्स करते हैं. तो ये देखिए मैंने वीक एसिड को किसके साथ मिक्स कर लिया? स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ. और ये बन गया HCOONA, सॉल्ट और वाटर. अब ये क्या हुआ? आपने कहा जी मैंने वीक एसिड लिया, उसको स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ मिक्स किया. ओके, जो वीक एसिड है ये एक्सेस में होना चाहिए.
स्ट्रॉन्ग एलिटी क्या होनी चाहिए? लिमिटिंग होनी चाहिए। क्यों? जब तक ये रिएक्शन जब खत्म होगा इस बीकर में, तो आप कहते हैं उसमें ये सॉल्ट होगा और साथ में एसिड एक्सेस में होने की वजह से अनरिएक्टेड एसिड होगा। So basically it is a combination of unreacted acid with a salt. So that is why this mixture is now called as a buffer. इसको इसलिए आप बफर कहते हैं। समझ आ गई बात? सो अनरिएक्टेड एसिड और जो सॉल्ट होते हैं वो दोनों मिलके बफर बना देते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। लेट से मैंने 0.10 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन का एसिड लिया, 20 cm क्यूब वो लिया, ओके। और इसमें भी 0.10 मोल पर डीएम क्यूब की एल्कली ली, लेकिन उसका वॉल्यूम ले लिया 15 cm क्यूब जानबूझ के। तो आपने लिखा था कि ये लिमिटिंग हो जाए, ये एल्कली है। तो आप कहते हैं जी होगा क्या? आप इसके मोल्स निकालेंगे C/V/1000, इसके मोल्स निकालेंगे C/V/1000। जब दोनों के मोल्स निकालते हैं 0.1 टाइम्स 15/1000 और 0.2 टाइम्स 10 ओवर 0. सॉरी 1 टाइम्स 20/1000। तो ये अगर 0.002 मोल्स हैं तो ये 0.0015 है। तो समझ आ गया ये लिमिटिंग है। तो प्रोडक्ट के मोल्स तो इसी पे डिपेंड करेंगे। तो जो सॉल्ट के मोल्स आ जाएंगे वो 0.0015 मोल्स ऑफ सॉल्ट है, ये राइट। 0.0015 मोल्स हैं। अब लेकिन ये एसिड के टोटल मोल्स थे, हमें जो रह जाते हैं वो अनरिएक्टेड निकालने हैं। तो अनरिएक्टेड मोल्स कितने होंगे? वो होंगे 0.002 माइनस 0.0015। तो ये 0. आई थिंक 0001 हो जाएगा, या 002 माइनस 0015 0.002 माइनस 0.0015, तो 0005 आ गया। सॉरी, ये मोल्स ऑफ एसिड है जो अनरिएक्टेड है। अब आपके पास आ गया। सो दिस बफर consist of 0.0005 0.02 moles of acid and 0.0015 moles of salt. This is now buffer. कौन सा एसिड है? HCOOH, और कौन सा सॉल्ट है? HCOON। ओके, दिस इज द बफर। सर 0.002 हमारा टोटल कैसा है? वो तो एसिड का नहीं था। एसिड का टोटल था ना। एसिड के टोटल में से अनरिएक्टेड हमें चाहिए होते हैं, तो क्योंकि 1:1 थी ना इन दोनों की आपस में, देखें 1:1 थी। तो मैंने जो मोल्स थे ना एल्कली के 0.0015, वो इसके टोटल मोल्स में से माइनस कर दिए एसिड के। तो उससे मुझे ये पता चल गया कि अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ एसिड कितने हैं। ठीक है अच्छा ठीक है सर, क्योंकि वो एक्सेस था। जी, क्योंकि वो एक्सेस था ना, और हमें अनरिएक्टेड चाहिए थे। ठीक है सर। ओके, सो ये कैलकुलेशन बच्चों बहुत कॉमन आती है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है कि ये अब हमारा बफर है जिसमें ये एसिड के मोल्स हैं और ये सॉल्ट के मोल्स हैं, और ये दोनों कंबाइन करके बेसिकली हमारे पास इस वक्त इन्होंने बफर बनाया हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं वर्किंग ऑफ बफर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वर्किंग ऑफ बफर कैसे होती है। हाउ डू द बफर्स वर्क? आप कहते हैं जैसे यही बफर है HCOOH और HCOONA, ये मिक्सचर है ना। आपने इसको डाल दिया इस सब्सटेंस एक्स की रोकने के लिए, पीएच चेंज को।
ओके, इस सब्सटेंस एक्स की पीएच चेंज को रोकने के लिए आपने इसको डाल दिया। अब क्या होगा, अब याद रखना, आप कहते हैं इन फैक्ट, मैं अगर आपको टेक्निकली बताऊं तो इसका कोई रोल नहीं है। किसका रोल नहीं है? बेसिकली ये जो वीक एसिड होता है ना, इसकी आयनाइजेशन लिखें आप कहते हैं जो वीक एसिड होते हैं ना, ये जब आयोनाइज होते हैं तो क्या देते हैं, HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो वीक एसिड जब आयोनाइज होता है तो क्या बनाता है, ये एक कॉन्जुगेट बेस बनाता है बेसिकली। पता है ना, जब हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन दे देता है तो पीछे बेस रह जाती है। तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। सो बेसिकली ये ही रोल प्ले करता है एज अ बफर, कि वीक एसिड खुद अगर यहाँ इसमें हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन आ गए तो आप कहते हैं जी वीक एसिड खुद उनसे रिएक्ट कर लेगा। एसिड और एल्कली आपस में रिएक्ट करते हैं ना, हम कहते हैं हाँ करते हैं। तो क्या बना देंगे, HCOO नेगेटिव प्लस H2O। और अगर HCOO नेगेटिव आ गया, वो अगर H पॉजिटिव आ गया तो ये इक्विलिब्रियम, यानी अगर H पॉजिटिव आ जाए तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है, और अगर OH नेगेटिव आ जाए तो ये इक्विलिब्रियम बेसिकली फॉरवर्ड चला जाता है। सो ये ही इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाता है। तो आप कहते हैं अगर H पॉजिटिव आ जाए तो कॉन्जुगेट बेस रिएक्ट करके उसको क्या बना देगी, HCOOH। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ बफर। सो बेसिकली वीक एसिड को ही आगे पीछे करते रहना उसकी आयनाइजेशन को। ओके, सो दिस इज हाउ द बफर वर्क्स। तो आप गौर से देख लीजिए, वीक एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस वो ही बेसिकली रोल प्ले करते हैं। कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करेगी और वीक एसिड जो है, सॉरी, ATP का पेपर एंड यू डिडंट ब्रिंग द कैलकुलेटर। शेयर करें, अभी छोड़ते जाएं फिर मैं हेल्प प्रोवाइड। सर इसी तरह बच्चों जी, अगर मैं सर अगर आपको, सारा सर अगर सारा काम ये वीक एसिड का रहा है तो फिर सॉल्ट की क्या जरूरत है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज द परफेक्ट क्वेश्चन जो हमें ये समझ नहीं आती। तो फिर यही सवाल जो अभी मूसा ने किया, फिर स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको सॉल्ट डालने की जरूरत क्या थी, आप बस वीक एसिड को डाल देते। जैसे अगर मुझे इसका बफर चाहिए तो मुझे क्या जरूरत है भाई ये डालने की, मुझे तो बस वीक एसिड डाल दूंगा। तो वीक एसिड जो है वो आयोनाइज होगा और क्या बना देगा, यार कहीं इनको कैलकुलेटर कर दें, ये वीक एसिड आयोनाइज होगा, नहीं हो रहा सही, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मूसा, ये पार्शली आयोनाइज होता है। ओके, आपको याद है हमने इसकी आयोनाइजेशन की परसेंटेज देखी थी कि अगर लेट से 100 मॉलिक्यूल डालो ना तो 95 इधर ही होते हैं, ओनली 5% आयोनाइज होता है। तो अब एक ऐसे मिक्सचर में सिर्फ CH3COO नेगेटिव के कितने आयन है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5। तो आप कहते हैं जी जब आप इसमें हाइड्रोजन आयन डालोगे वो तो बहुत थोड़े से आयन न्यूट्रलाइज कर पाएगा ना, क्योंकि इस आयन की, इस वाले की कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो इसको पूरा करने के लिए हम साथ सॉल्ट डाल देते हैं। तो आप कहते हैं अच्छा जब सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट तो फुली आयोनाइज होगा, वो आयोनाइज होकर कौन सी देगा, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। सो बेसिकली ये आयन सॉल्ट से लेते हैं। आप मेरी बात समझ गए हो कि ऑल्दो कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड ने न्यूट्रलाइज करना है हाइड्रोजन आयन को, बट क्योंकि वीक एसिड पार्शली आयोनाइज होता है उसके पास कॉन्जुगेट बेस होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, तो इसलिए हमें सॉल्ट डाल के कॉन्जुगेट बेस की अमाउंट को ऊपर लाना होता है। अब बात समझ आ गई, यस सर। राइट? सो बेसिकली कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड प्रोवाइड करता है सॉल्ट, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अब इसकी आयनाइजेशन, इसकी वर्किंग कैसे होगी देखें। आप कह रहे हैं जी इसकी वर्किंग, बस इसकी आयनाइजेशन की इक्वेशन लिखें और इसी को आगे पीछे कर दें। तो बताओ कौन, कोई बच्चा बताएगा कैसे होगी इसकी वर्किंग? आप कहते हैं जी कौन आया, OH नेगेटिव आयन आया, तो वो इससे रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस OH नेगेटिव gives us CH3COO negative plus H2O. Next.
और इसी तरह अगर CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव करेंगे तो CH3COOH बन जाएगा। और इसी चीज को बच्चों अगर एक होता है जिसे बोलते हैं फॉस्फेट बफर, ये आपने करना है। फॉस्फेट बफर की क्या वर्किंग होगी? आप कहते हैं फॉस्फेट बफर ये चीज होती है, H2PO4 अगर आप लेंगे ना तो ये एसिड है, और HPO4 जिसमें हाइड्रोजन कम है ये उसी एसिड का सॉल्ट है। आप इसकी वर्किंग दिखा सकते हैं बच्चों? 2 मिनट दे रहा हूं। हाउ डज इट वर्क? एसिड के आयनाइजेशन करके देखते हैं। H2PO4 ionizes to give what? HPO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो अब इसी को आगे पीछे करना है ना। अगर OH नेगेटिव आ गया तो ये रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव आ गया तो ये रिएक्ट करेगा। तो आप कहते हैं H2PO4 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव gives us what? H2O plus HPO4 2 नेगेटिव, और या फिर HPO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव gives us H2PO4 negative. So this is how the buffer works. क्लियर है बच्चों? अब आ जाते हैं पीएच ऑफ द बफर। फिर वापस उसी पहले वाले पे चला जाता हूँ। एक बफर है HCOOH और HCOO। तो आपको जैसे मैंने बता दिया सॉल्ट का तो कोई रोल नहीं है, कि रोल है कि वो कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करे। तो आप कहते हैं तो इसका मतलब है पीएच का ताल्लुक एसिड से ही, हम कहते हैं यस। तो ये आयोनाइज होके HCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव देगा। तो इसका के एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? Ka इज इक्वल टू HCOO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ओवर HCOOH की कॉन्सेंट्रेशन। तो आप कहते हैं अगर पीएच निकालनी है तो हाइड्रोजन आयन को सब्जेक्ट बना लेते हैं। Ka मल्टीप्लाइड बाय HCOOH की कॉन्सेंट्रेशन ओवर HCOO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब बफर में जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि ये तो ऊपर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो नीचे है जो कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड है वो सारी की सारी कहाँ से आती है? सॉल्ट से आती है। आपको मैंने पहले भी समझाया, ये सॉल्ट के लिए, ये सॉल्ट डाला ही इसके लिए जाता है। तो आप कहते हैं ये हाइड्रोजन आइंस आ गया। तो इस फॉर्मूला से अगर आपको हाइड्रोजन आइंस निकल आते हैं तो आपके पास पीएच आ जाएगी। पीएच किसके इक्वल होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन। ओके। या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि सारे को नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर दें। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन ओवर सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ दिस पीएच होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस pKa होता है। और अगर मैं इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूं तो इनको रिवर्स कर देता हूं। तो पॉजिटिव लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन, ये है बच्चों। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ सॉल्ट जो है वो बेसिकली कहाँ से आया होता है? वो उसी बफर सोल्यूशन से आया होता है, वो उसी सॉल्ट से आया होता है, उसी की कॉन्जुगेट बेस होती है। राइट, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस पीएच ऑफ द बफर। राइट, तो बफर की पीएच कैलकुलेट करने का यही तरीका है। आप ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। आप एक मिसाल देता हूँ। आपने एक बफर जिसमें 0.10 मोल पर डीएम क्यूब HCOOH है एंड 0.10 मोल पर डीएम क्यूब HCOONA है। आप कहते हैं सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो पी के ए प्लस लॉग ऑफ
log base 10 of salt की concentration 0.10, एसिड की concentration 0.10, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, पी के इज इक्वल टू व्हाट, log base 10 ऑफ, ये इससे कट गया तो कितना बन गया, log of 1 हो गया, log of 1 क्या होगा, व्हाट इज द log of 1, 0 हो जाता है, तो पी एच इज इक्वल टू पी के। तो ये भी होता है कि जब एसिड और उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो पीएच किसके इक्वल आ जाता है बच्चों, पी के इक्वल आ जाता है, pH is equal to pKa. Got it? Is it clear? ओके अब आ जाते हैं एल्कलाइन बफर के ऊपर, सवाल इसके ऊपर करते हैं लेकिन पहले एल्कलाइन बफर के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स सी द एल्कलाइन बफर। व्हाट इज एन एल्कलाइन बफर? एल्कलाइन बफर क्या होगा बच्चों, व्हाट इज एन एल्कलाइन बफर? जैसे एसिडिक बफर वीक एसिड और उसका सॉल्ट, एल्कलाइन बफर क्या है, वीक एल्कली एंड इट्स सॉल्ट। वीक एल्कली से अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स सॉल्ट जैसे मोनोक्लोराइड, ये बफर हो गया। उसी तरह सॉल्ट से ना मिक्स करो, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिक्स करो, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, लिमिटिंग होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, और ये सेस में होना चाहिए और ये लिमिटिंग, अनरिएक्टेड एल्कली और वर्किंग बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के वर्किंग अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे इसकी आयनाइजेशन करनी है। हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होके क्या बनाएगा, अमोनियम आइन प्लस हाइड्रोक्साइड आइन। इसी की इक्वेशन को आपने फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है। इसमें भी सॉल्ट अमोनियम कॉन्सेंट्रेशन के लिए डाला जाता है, तो ये उसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो आप कहते हैं इसका मतलब है कि एसिड एल्कली को न्यूट्रलाइज करेगा और जो एल्कली है वो हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करेगी। तो बस सिंपल है, ये भी वही इक्विलिब्रियम वर्ड जाएगा। हम कहते हैं यस, आपके पास अमोनियाइड है, आप उसको हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाएगा, वाटर प्लस अमोनियम आयन। अगर आपके पास अमोनियम आयन है, अगर आप उसको रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्साइड से तो वो वापस क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज हाउ द बफर वर्क्स। पीएच इसकी नहीं है हमारे सिलेबस में। अब आ जाए आखिरी पार्ट, बफर। दो बफर्स हैं बच्चों जिसके यूजेस भी हमारे सिलेबस में है। कहते हैं कि हमारे ब्लड की जो पीएच है ना, एक ब्लड में आयन होता है हाइड्रोजन का, HCO3 नेगेटिव, इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ये क्या करता है, एक्ट एज बफर इन ह्यूमन प्लांट।
और कैसे करता है ये बफर एक्टिविटी देखिए। हम कहते हैं ये HCO3 जो है ना ह्यूमन में किसके साथ रिएक्ट करता है। ये अगर ह्यूमन ब्लड में हाइड्रोक्साइड आयन आ जाए तो अपने H पॉजिटिव आयन को उसके साथ लगा के वाटर बना देगा और खुद कार्बोनेट आयन बन जाएगा। सिमिलरली जो ये जो बना है H2CO3, राइट, सॉरी ये हाइड्रोजन आयंस के साथ मिक्स करके, सॉरी, अगर हाइड्रोजन आयन है तो उसके साथ कंबाइन होके तो ये बना देता है H2CO3 एसिड जिसे कहते हैं। तो आने वाले H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये ब्रेक डाउन होके ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। तो जो आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किडनी से, बट ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, कार्बोनिक एसिड बना है, ये H2O plus HCO3. So this is how carbonic carbonate ion they act. But इसमें वो बाद दफा खुद भी कर लेता है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट, तो वाटर प्लस कार्बोनेट आयन बना देता है। तो ये दोनों कोई भी टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्साइड आयन, राइट, और हाइड्रोजन आयंस को ये न्यूट्रलाइज करता है। तो दिस इज हाउ द हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन एक्ट्स एज अ बफर इन द ब्लड। इसी तरह है जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनमें, जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना उनमें जो वो है ना टिश्यूज में अमाइनो एसिड, ये है इसके एक तरफ COOH होता है बच्चों, एक तरफ NH2O होता है और बीच में इधर H है। NH2 क्या है, ये एक बेस है, राइट। तो NH2 एक बेस है, COOH एक एसिड है, राइट। तो एक तरफ एसिड है एक तरफ बेस है, तो ये नेचुरली एक बफर है, राइट। सो अब इसमें अगर आप इसको किसी तो इसको जो सेट पे ज़्यादा चल रहा था, अब इसको कंप्रेसर में मसला हो गया। कंप्रेसर इसका जो है ना पंप वो काम नहीं कर रहा। सॉरी बच्चों, अब इसमें अगर COOH एक अमाइनो एसिड है तो मैं ये कह रहा था कि अमाइनो एसिड में नेचुरली एक तरफ क्या है, एसिड है, और दूसरी तरफ क्या है, बेस है। तो ये एक नेचुरल बफर है कि एसिड जो है वो अगर एल्कली आई तो एसिड उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा HR और COO नेगेटिव प्लस H2O, और इस साइड पे ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, सॉरी NH2 ही रहेगा, माय अपोलॉजीज, ये साइड पे तो NH2 ही रहेगा ना। और सिमिलरली अगर आप इसी को कोई एसिड आ गया जैसे H पॉजिटिव आयन, तो फिर ये जो बेस पार्ट है ना ये वाला जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये उससे रिएक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा ऑब्वियसली प्रोटॉन को, NH3 पॉजिटिव CHR प्रोटेक्ट्स द अमाइनो एसिड के आने वाले H और OH दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एक के केस में क्या बन गया, बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन NH3 पॉजिटिव, और दूसरे में बाय गिविंग प्रोटॉन COO नेगेटिव। So these amino acids are also naturally acting as a buffer.
So that's all about this buffer और इसका जो pH and everything, right? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं कि बफर क्या होता है, वर्क कैसे करता है और इसकी pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? और ये सारी चीजें, बस जो बार बार इसके अंदर जो ज्यादा ट्रिकी पॉइंट होता है वो ये वाला होता है कि आप ये समझ जाएं कि बफर जो है उसकी pH निकालने के लिए या उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला यूज होता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए होती है और एक किसकी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, जो कि बेसिकली वो उसी एसिड की कॉन्जुगेट बेस ही होता है। ओके, और एसिड और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता दिया कि अनरिएक्टेड एसिड चाहिए होता है अलॉन्ग विद द सॉल्ट चाहिए होता है। तो ये सारा कुछ इस वक्त वो होता है। तो आप इसलिए बफर के अंदर ये वाला फार्मूला भी कभी कभार यूज कर लेते हैं और कभी कभार ये वाला फार्मूला भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, टू फाइंड द पीएच। लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस इसी के ऊपर आते हैं जिसमें आपको ये समझ आ जाती है कि आपका जो बफर है वो क्या चीज है, राइट? सो अब इसके सम करते हैं। जी, वो जब अमाइनो एसिड करता है देखा, जो ब्रेक तो नहीं लेकिन चेंज हो जाता है, आप देखें वही अमाइनो एसिड जब इसने बफर एक्ट किया तो हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करके क्या बना दिया, वाटर। तो आपकी बॉडी में जितने अमाइनो एसिड्स होंगे इस तरह के, वो टिश्यूज के अंदर वो बफर की एक एक्टिविटी परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि इसके पीछे बैक्टीरिया ज्यादा हो गए सेल्स में, टिश्यूज में, ब्लड में, तो वो सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी और सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं नेचुरली वो बफर एक्ट कर रहा होता है, ऑल्दो वो खुद तो चेंज हो जाता है ऑब्वियसली, लेकिन वो प्रोटेक्ट कर लेता है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को। ओके, ओके सर। ओके, इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं क्योंकि बस यही कुछ है। राइट, look at this. ये देखिए बच्चों, एक साल अभी है नहीं छोटी भी, और रवि साहब जो है ना चले गए छुट्टी कर, मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल उन्होंने है ही नहीं, मैं उनसे बात करता फिर आप हूँ। सर ये
ये जो एक्शन है ये बफर सॉल्यूशन, क्या मतलब है बफर सॉल्यूशन का? Solution which resists the change in pH when small But you can hear me? Yes, sir. Okay, so ये अभी किया है कि अमाइनो एसिड कैसे एज अ बफर एक्ट करता है। ये एक तरफ COOH एक्ट करेगा और एक तरफ क्या करेगा ये, और एक तरफ ये। ओके, और दूसरा सिमिलरली ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन एंड कार्बोनिक एसिड, हाउ दे एक्ट एज अ बफर। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड एज अ बफर कैसे एक्ट करते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन एंड कार्बोनिक एसिड एज अ बफर कैसे एक्ट करते हैं, ये आपको बताना है। तो आप कहते हैं जी, आपको याद होगा ये H पॉजिटिव आयन से और ये OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है, राइट। और ये बन जाएगा H2CO3 और ये बन जाएगा H2O प्लस HCO3 नेगेटिव, राइट। यही था ना, राइट। विल कंटिन्यू दिस, ओके, इन द नेक्स्ट। उसमें ये भी बफर का क्वेश्चन है, विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास।